नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जो सूबे में चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जबकि दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23, पांचवां चरण 27 फरवरी को है। वहीं छठवें चरण के लिए 3 मार्च और 7वें चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होगा, जबकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे और फिर साफ हो जाएगा कि 22 में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इसके पहले प्रदेश में पोस्टर पर पॉलिटिक्स शुरू हो चली है। दरअसल चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए पदयात्रा, जनसभा, रैलियों और रोड शो पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये रोक 15 जनवरी तक है। इसके बाद कोरोना की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। ऐसे में जनता से जुड़े रहने के साथ ही उनका झुकाव अपनी ओर करने के लिए सियासी दलों के बीच पोस्टर वार भी छिड़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी तो दमदारी के साथ ताल ठोक रही हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ये दोनों दल पोस्टर वार में दमदारी के साथ मैदान में डटे हुए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई इनकी जीत का कोई आधार है या फिर बीजेपी और सपा के सियासी गणित को बिगाड़ने के लिए ये पोस्टर वार में कूद पड़े हैं। वहीं सियासी दलों की ओर से पोस्टर वार में जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें आखिर किसका दावा सबसे दमदार है। सत्ता संग्राम में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे पोस्टर पॉलिटिक्स में। तो चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभा पर 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है। ऐसे में अब सोशल मीडिया ही चुनाव प्रचार का बड़ा सहारा रहेगा, लेकिन इस बीच पार्टियों के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दरअसल चुनावी जंग को जीतने के लिए सभी सियासी दल पोस्टर जारी कर रहे हैं। बीजेपी और सपा जहां एक से ज्यादा पोस्टर जारी कर चुकी हैं, तो वहीं बसपा और कांग्रेस ने एक ही सही लेकिन पोस्टर जारी कर उसमें अपनी सरकार बनाने की बात कही है। उसने ये साफ कर दिया है कि पोस्टर वार में वो भी पीछे नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पोस्टर में जीत का दावा करने से क्या होगा, क्या इसका कोई आधार भी है, आखिर किस सियासी दल की ओर जनता का झुकाव है। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद सियासी दलों के बीच छिड़ा पोस्टर वार। बड़ा सवाल, आखिर किसका दावा है सबसे दमदार। यूपी में चुनावी बिगुल बच गया है। साथ ही पदयात्रा और रैलियों पर 15 जनवरी तक के लिए रोक भी लग गई है। ऐसे में सियासी दल अब नई रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए जनता का झुकाव अपनी ओर करने के लिए कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सियासी दलों के बीच अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। इसमें सिर्फ बीजेपी और सपा ही आमने सामने नहीं है, बल्कि बसपा और कांग्रेस भी पूरी दमदारी के साथ मैदान में उतरी है। सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करे तो उसने एक के बाद एक 2 पोस्टर जारी किए हैं। इसमें एक में मोदी और योगी हैं और लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक और पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भीड़ की तरफ हाथ लहराते हुए एक तस्वीर है और कैप्शन में लिखा है, राज तिलक की करो तैयारी, 10 मार्च को आ रहे हैं भगवाधारी। उधर समाजवादी पार्टी जहां नए साल की शुरुआत से पहले ही लखनऊ में डिजिटल टाइमर वाला पोस्टर लगा चुकी है, जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है, आ रहा हूं, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी ने 2 और पोस्टर जारी किए हैं। इसमें एक पर लिखा है, 10 मार्च को आ रहा हूं, 300 यूनिट फ्री बिजली ला रहा हूं। वहीं सपा के एक और पोस्टर में अखिलेश यादव भीड़ की तरफ हाथ लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैप्शन में लिखा है, चल पड़ी है लाल आंधी, आ रहे हैं समाजवादी। यूपी की चुनावी जंग को जीतने के लिए छिड़े इस पोस्टर वार में बसपा और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी पोस्टर जारी किया है। इसमें पहली बार 2 नेता हैं, मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा, जबकि कैप्शन में लिखा है, 10 मार्च सब साफ, बहन जी हैं यूपी की आग। वहीं कांग्रेस ने अपने पोस्टर में दावा किया है कि 10 मार्च आ रही है कांग्रेस। इस पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर है।
चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है। ऐसे में सभी सियासी दल जहां सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, तो वहीं अब इनके बीच पोस्टर वार भी छिड़ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और सपा के साथ अगर बसपा कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है तो उसका आधार क्या है, और सबसे अहम, जनता का झुकाव आखिर किस ओर है। ऐसे ही कई और भी बड़े सवाल हैं जिनका 10 मार्च को ही जवाब मिलेगा जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उसके पहले यूपी में सियासी दलों के बीच शुरू हुए पोस्टर वार में आगे और कितने नए पोस्टर आते हैं और उसमें क्या खास होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए शोभित शर्मा की रिपोर्ट। तो सत्ता का संग्राम में आज के मुद्दे पर पोस्टर पर पॉलिटिक्स में चर्चा करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। सपा प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगी। साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी। अवस्थी जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन पहले हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत राव, जो लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर है, जहां बीजेपी की अहम बैठक जारी है। प्रशांत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। इस समय कौन कौन से नेता, भाजपा के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? जी, आज उत्तर प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक है जहां 19 सदस्य हैं और उसके साथ ही एक प्रदेश सदस्य हैं जो गीता साग के हैं, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, और उसके साथ 3 सदस्य हैं जिसमें राधा मोहन सिंह प्रभारी हैं, वीएन सिंह हैं और 2 लोग और उसमें शामिल बैठे हैं। इसके साथ ही जो आज है जो पश्चिम क्षेत्र के चुनावों की खासकर चर्चा हो रही है, वो पहला चरण 10 फरवरी को है जिसको लेकर प्रत्याशी चयन होना है। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और साथ ही स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ ही राधा मोहन सिंह मौजूद हैं। जहां चर्चा हो रही है लगातार कि 10 तारीख का जो पहला चुनाव है उसको लेकर प्रत्याशियों को चयन किस प्रकार से हो, और खासकर जो व्यवस्था वहां देखी जा रही है कि जाति समय का और संतुलन किस तरीके से बैठाया जाए। इस वजह से अभी भी वहाँ जो बैठक है हॉल में चल रही है, किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी बाहर लीक नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री मौजूद है वहाँ पर और राधा मोहन सिंह, इस विषय पर चर्चा भी चल रही है कि प्रत्याशियों की सूची आज या कल में कैसे जारी की जाएगी। ये जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो वर्तमान के जो विधायक हैं उनके भी टिकट कटने संभव है और इस पर भी चर्चा गहन हो रही है। और ऐसे में या तो उनका सीट परिवर्तन किया जाए या टिकट काटा जाए। इन सब सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अभी भी मंथन जारी है। प्रशांत, जैसा कि इसके पहले आपको कुछ आंकड़ा लगा होगा, पार्टी की तरफ से आपकी बात होती रहती है, बड़े नेताओं से भी बात होती रहती है, किस तरह से जो वर्तमान विधायक है उनका अगर टिकट कटता है तो क्या आधार बनाया गया? आधार मतलब कि उनकी लोकप्रियता या काम नहीं कर पाए या पार्टी के जो संगठन है उसके अनुसार वो नहीं चलते रहे 5 साल तक, मतलब उनकी जो नीति है उससे अलग होकर के बयान देते रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या जिन पे अपराध दर्ज है, खासकर गंभीर अपराध दर्ज है, क्या इस बार उनके टिकट काटे जाएंगे? बहुत सारे, जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी उसमें करीब लगभग 40 से 45 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज है। क्या इनके भी टिकट काटे जाएंगे? बिल्कुल, ये सब विषय महत्वपूर्ण बने हैं जिनमें खासकर आपराधिक मामलों के साथ ही संगठन के साथ तालमेल न बैठाना और उसके साथ ही कहा जाए कि जो मातृभूमि भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस उसके संगठन से जिन नेताओं का या कहा जाए जिन विधायकों का तालमेल ठीक ना रहा, उसके संगठन के लोगों की बात न सुनी और खासकर विकास के मुद्दे को लेकर। और वही जो 5 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उनमें किस प्रकार की सहभागिता रही है और संगठन में उनकी क्या भूमिका रही है, इन सब विषयों को लेकर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ जो अंदर है कि उनका अधिकारियों के बीच में किस तरीके की पैठ रही है, उन्होंने जो कहा जाए उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें कितना विकास कार्य सरकार की तरफ से उन्होंने करा पाया है, कितनी निधि उन्होंने खर्च की, कोरोना के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनता की किस तरीके से मदद की है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दिए गए कार्यक्रम थे, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो या अन्य माध्यमों से, उनमें उनकी कितनी सहभागिता रही है। तो इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया जा रहा है विधानसभा के स्तर पर और वो सब जो अंदर समिति बैठी है वो उसको जांच रही है और उसी के आधार पर उनका टिकट कटना लाजमी होगा। जी प्रशांत, एक और बात चली थी कि आपको ध्यान हो, ठीक है योगी जी के साथ सारे विधायक सारे मंत्री थे, लेकिन अंदर खाने की खबर यह थी कि कुछ मंत्री और कुछ विधायक
योगी जी की जो कार्यशैली थी उससे असंतुष्ट नजर आते थे। आपको ध्यान हो पिछले दिनों कुछ एक वहां छापा भी पड़ा था, ईडी का भी छापा पड़ा था, सीबीआई का भी छापा था, जिसमें कुछ भाजपा विधायकों के यहां भी छापे मारे गए थे। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ था? क्या ये असंतुष्ट रहते थे योगी सरकार से इसलिए? जी बिल्कुल, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी हाल में ही देखा गया है कि जो पूर्व आईएएस हैं और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे हैं, AK शर्मा, जो यहाँ एमएलसी भी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनका एक मंच से जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनको यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आह्वान किया जा रहा था, तो वहीं उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो अनबन की बात थी, और जब मुख्यमंत्री बने थे और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने थे तो उनकी नेम प्लेट को लेकर भी मुद्दा गरमाया था। तो ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में भले ही वो खुलकर चीजें ना होती हो, लेकिन अंदर अंदर जिस तरीके की गुटबंदी चल रही है, और इससे पहले आपको याद हो कि कई विधायक सीएम योगी के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम आया था कि उनके उकसावे के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद अपने सीएम के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे, जिसमें 150 विधायक शामिल थे। तो सब मुद्दा है और उसी सामंजस्य को बैठाने के लिए आज बैठक चल रही है। और अगर देखा जाए और जो साफ से बातें निकल कर आ रही हैं अंदर से कि डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, चाहे दिनेश शर्मा हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अपने अपने चेहरों को और अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए संगठन में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समिति इस पर फैसला अंतिम लेगी कि किसको कहां से टिकट दिया जाएगा। और साथ ही जो लोग जो पार्टी के खिलाफ लगातार बगावत करते आए, अंदरूनी तौर पर कार्यकर्ताओं को गुमराह करते आए हैं, उनके टिकट काटे जाएंगे। ये सब निर्णय अभी थोड़ी देर में निकल कर सामने आ जाएगा। और संभवतः ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आज पहले चरण की जो है वो सूची भी जारी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जी, इसमें आखिरी सवाल है प्रशांत आपसे, इसमें जो कुछ छोटी छोटी पार्टियों से इनका समझौता भी हुआ है साथ मिलकर चुनाव लड़ने का, क्या ये जो पहला चरण का मतदान होना है उसमें भी कुछ सीटें हैं ऐसी, जैसे राजभर की पार्टी है, अन्य और पार्टियां हैं, अपना दल है, क्या ये भी है इनके उसमें, इनसे समझौता है तो कितनी सीटें इनको दे रहेंगे? कुछ इस तरह की जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में चर्चा चल रही है कि जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे अपना दल एस हो या फिर समता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनतंत्र पार्टी हो, तमाम ऐसे छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सशर्त विलय किया था कि उनके लोगों को ससम्मान सीटें दी जाए, उस पर भी मंथन हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक है और ऐसे में हर जिले में उनके विधायकों की संख्या भी ज्यादा है, क्योंकि सिटिंग एमपी भी वहां से हैं और एमएलए भी हैं। तो ऐसे में जो उनका समीकरण बनाया जा रहा है उस आधार पर अगर किसी दल को सीटें दी जाएंगी तो एक जो 10 सीटों से ज्यादा, शायद पहले जो 53 सीटें हैं उसमें 10 सीटों पे अभी चर्चा चल रही है पश्चिम क्षेत्र की जो छोटी पार्टियां हैं, और उसके साथ ही अपना दल, क्योंकि अपना दल पूरी ताकत लगाए हुए है कि उनके लोगों को सीटें मिले, तो इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन केवल जो निकल कर सामने आ रही है कि 3 या 4 सीटें गैर दलों को दी जाएंगी पहले चरण की जो 53 सीटें हैं उसमें। जी चलिए प्रशांत, बहुत बहुत आप नजर बनाए रखिए, बताइएगा कि कब तक ये निर्णय होता है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी पहले दौर की बैठक है, इसके बाद एक दो और बैठकें होंगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किसके टिकट फाइनल होते हैं किसके नहीं। तो एक बार फिर चलते हैं सत्ता के संग्राम में। आज के मुद्दे पर हम बता दें एक बार फिर आपसे कि पोस्टर पर पॉलिटिक्स में चर्चा करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक वर्मा जी हैं, सपा प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता आलोक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी ये आवाज आ रही है आपकी मुझे? हाँ। किस तरह का यकीन दिलवाना चाह रहे हैं आप पोस्टर के जरिए? योगी है तो यकीन है, किस तरह का यकीन? क्या बाकी भाजपा के और नेताओं पे यकीन नहीं है, बड़े नेताओं पे? नहीं, सब पे यकीन है, योगी जी पे भी यकीन है, मोदी जी पे भी यकीन है। और पिछले 5 सालों में जो योगी जी ने काम करके दिखाया है, जो ऐतिहासिक काम करके दिखाया है, जो आमतौर पे उत्तर प्रदेश में पहले नहीं होता रहा था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उससे निश्चित रूप से योगी जी पे यकीन उत्तर प्रदेश के लोगों का हुआ है। मोदी जी ने 2014 से जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को बदला है, उत्तर प्रदेश को बदला है, कोई सोच नहीं सकता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, कोई सोच नहीं सकता था कि काशी की तस्वीर बदल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो वादा किया है
केंद्र ने जो वादा किया है, प्रदेश ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस सपने को लेकर के आगे बढ़ी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमको बदलनी है, वो जिस तरीके से हमने बदली है, वो निश्चित रूप से लोगों को उस पर भरोसा हुआ होगा। वही हम बताना भी चाहते हैं अपने पोस्टर के जरिए भी और दूसरे तरीकों से भी। हम उत्तर प्रदेश के हर जो 25 करोड़ लोग हैं उनके पास जाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम इत्र के मित्रों वाली पार्टी नहीं है, करप्शन वाली पार्टी नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको हम शरण नहीं देते, गुंडों माफियाओं को हम शरण नहीं देते। तो उत्तर प्रदेश के लोग जो साफ साफ परिवर्तन आया है, तस्वीर जो बदली है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं और उन्हीं तस्वीरों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता के पास दोबारा जा रहे हैं। 2022 में एक बार फिर से हमें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से उत्तर प्रदेश में आने जा रही है। चलिए, बिल्कुल है। सपा प्रवक्ता जी भी है, लेकिन एक सवाल और है आपसे। वो भी कह रहे हैं कीर्ति जी कि आ रहे हैं, साफ इशारा है, आ रहे हैं, 10 मार्च को वही आएंगे। हाँ आलोक जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक बार मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार मिलने गया था, योगी आदित्यनाथ जी से, और 5KD का एक रास्ता जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर से होकर जाता है। मैं उधर से गुजरा तो वहां जो अखिलेश यादव जी की सेना थी बाहर खड़ी थी। सेना क्या, उनके जो गुलामी जो उनका गैंग है, और बाहर एक होर्डिंग लगी थी, आ रहा हूं मैं। मेरा जी चाहा कि अंदर जाऊं और अखिलेश यादव अगर हों तो उनसे कहूं कि अगर डिजायर है तो पहले डिजर्व कीजिए। उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने तो पूरा मौका दिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने। 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश यादव जी को पूरा मौका मिला उत्तर प्रदेश का शानदार प्रशासन देने का, लेकिन आपने क्या किया? आपने उत्तर प्रदेश को बंटवारा कर दिया। और किसके बीच बांट दिया आपने? माफियाओं के बीच, भ्रष्टाचारियों के बीच। पूर्वांचल किस तरीके से मुख्तार अंसारी चलाते थे कौन नहीं जानता? प्रयागराज का इलाका कोई दूसरा अतीक अहमद चलाता था कौन नहीं जानता? पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस तरीके से आपने एक चाचा के हिस्से कर दिया था, मथुरा का इलाका बीच का दूसरे चाचा के हिस्से था, कोई दूसरा इलाका किसी भाई के हिस्से था, और वो भाई करते क्या थे? भ्रष्टाचार करते थे कौन नहीं जानता? तो पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने है। तो मुझे लगता है कि कोई आपको चुनने नहीं जा रहा है। आप सपना देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं, आ रहा हूं मैं, आप कहते रहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग आपको लाने नहीं जा रहे। इतने मासूम लोग नहीं है उत्तर प्रदेश में। जी, निश्चित तौर पर। कीर्ति जी, आप सवाल मैं करूं उससे पहले आप उत्तर तो सोच लिए होंगे कि आलोक जी ने जो कहा उत्तर देंगे, लेकिन ये आंधी कब से चल पड़ी है? आपने ये दूसरा पोस्टर जो जारी किया है कि आंधी चल पड़ी है समाजवादी पार्टियों की। अगर त्रिपाठी जी अगर आंधी न चलती, लाल टोपी वालों की अगर आंधी न चलती जी, तो प्रधानमंत्री जी को भी लाल टोपी की चिंता है। प्रधानमंत्री जी भी अपनी सभाओं में लाल टोपी वालों की बात कर रहे हैं जी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली दी जा रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास कर बड़ी लकीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं खींच पाई। आज भी लखनऊ के अंदर अगर उनको कोई कार्यक्रम करना है तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काना स्टेडियम बना, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम कर। अगर कल्याण सिंह जी की स्टैचू लगानी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, अब नहीं है, तो उनको वही कैंसर इंस्टीट्यूट मिला जिसको समाजवादियों ने बनाया। ये विकास की कोई लकीर नहीं खींच पाए। और अखिलेश यादव जी पे लोगों को भरोसा कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, सिंचाई किसानों के लिए मुफ्त करेंगे, तो वो दोनों काम मजबूती से होगा। अगर हमने कहा था कि हम लोगों को लैपटॉप देंगे नौजवानों को, तो हमने लैपटॉप दिया। और ये संकल्प फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लिया है कि हमारी सरकार बनने पर पुनः जब लाखों में लैपटॉप दिए थे, इस बार करोड़ों में लैपटॉप नौजवानों को देंगे। और लैपटॉप देने के कई फायदे हुए, कई नौजवान तो उससे रोजगार कर रहे हैं आज के तारीख। और हमारी जो संकल्प है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जो समाजवादी पेंशन 55 लाख महिलाओं को 500 देते थे, अब सरकार बनने पर उसको 1500 दे। जो संकल्प है, उस संकल्प के सहारे हम कह रहे हैं कि लाल टोपी वालों की आंधी है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। और जिस तरीके से शनिवार को, मैं त्रिपाठी जी आपको बताऊं, एक मंजर मैंने देखा। शनिवार को लखनऊ दफ्तर पे
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें मौजूद थे और 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जितने भी सुपर टीटी के विद्यार्थी, 69,000 शिक्षकों में जिसका आरक्षण नहीं मिल पाया वो विद्यार्थी, जो 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, जितने लोग लखनऊ के अंदर धरना दे रहे थे, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर धरना दे रहे थे। केवल इस उम्मीद से कि आदरणीय अखिलेश यादव जी केवल एक बार ये बात कर दें कि हम सरकार में आएंगे तो आपकी मांगे पूरी कर देंगे। केवल इसके लिए जो सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, 6-7 महीने से लखनऊ में डेरा जमाए हुए थे, सरकार संवेदनहीन हो चुकी थी, जो उन विद्यार्थियों की, उन नौजवानों की, उन बेरोजगारों की नहीं सुनी। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी एक बार अपने संकल्प पत्र में इसको रख लें, अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल कर लें और यहां तक कि तमाम संगठन तो करते, केवल अध्यक्ष जी अपनी आईडी से ट्वीट कर दें। सुपर टीटी के बच्चों ने तो कहा कि केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने आईडी से ट्वीट कर दें कि सरकार बनने के बाद आपके समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा, आपको समायोजित किया जाएगा, तो हम लोग अपने घरों को चले जाए। और अध्यक्ष जी ने सभी नौजवानों से आह्वान किया कि आप लोग अपने घरों को जाइए। 6-7 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, अब आप अपने घरों को जाइए, अपने बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को हराइए और 10 मार्च को समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, आज तक की समस्याओं का समाधान। अपने सकारात्मक मत नहीं है, जो विभिन्न तबकों के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर जायज हो नाजायज हो, जितनी भी जिस तरह की मांग हो, वो लोग जो है उनके आधार पे आप आ रहे हैं। जो नाराज हैं, जो अपनी मांग ले रहे हैं, उनको लेकर के आप उनको समर्थन दे करके। त्रिपाठी जी क्या आप उसको नकारात्मक करते हैं? सुपर टीटी के विद्यार्थी 7 महीने से आंदोलन कर रहे, क्या वो नकारात्मक लोग हैं? जिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े, नकारात्मक मैं नहीं कह रहा हूँ कीर्ति जी, मैं नकारात्मक नहीं कह रहा हूँ। हमारा ये कि जो योगी सरकार से नाराज हैं, जिनकी मांगे पूरी नहीं, मैं नकारात्मक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। नहीं कीर्ति जी, मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा। कीर्ति जी मेरी बात सुन लीजिए। हमारा ये कहना है कि जो अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर योगी सरकार के पास गए थे, जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया, उन मतदाताओं के दम पे आप आ रहे हैं क्या? नहीं, वो मतदाता भी हमारे साथ है जी। जो कानून व्यवस्था रही, वो लोग भी जो कानून व्यवस्था से पीड़ित हो, भी हमारे साथ हैं जी। जिन किसानों को गाड़ियों से रौदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पूरा अंग्रेजी हुकूमत फेल हो गई, उसको भी देखा लोगों ने। सबसे महंगी बिजली से त्रस्त उत्तर प्रदेश के लोग, उसको भी देखा लोगों ने। क्या लोगों ने उत्तर प्रदेश के नहीं देखा कि ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, दवा के अभाव में कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की जाने गई? क्या नहीं देखा लोगों ने? उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उन लोगों ने देखा। और नीति आयोग ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में सबसे निचले पायदान पे। बिल्कुल, आलोक जी ने कहा कि माफियाओं पे बांट दिया था आपने उत्तर प्रदेश। कहिए कि मुख्तार अंसारी, मैं बता रहा हूँ इनसे ये भी कहिए कि मुख्तार अंसारी भी आपके साथ है जी। नहीं थे, हरशंकर तिवारी भी आपके साथ है, मुख्तार अंसारी भी आपके साथ हैं, अतीक अहमद भी आपके साथ हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, और जहाँ आप हैं, हरशंकर तिवारी की बात, हरशंकर तिवारी भी, मुख्तार अंसारी भी, अतीक अहमद भी आपके साथ हैं। आलोक जी सुन लीजिए, आपने कह दिया ना जरा साहब, आपने कह दिया कौन कौन मुख्तार अंसारी से इतनी मोहब्बत क्यों है? आलोक जी सुन लीजिए, वो क्यों मोहब्बत है? आलोक जी जिस हरशंकर तिवारी की बात आलोक जी कर रहे हैं, ये गोरखपुर जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। मैं आलोक जी एक चैनल में काम करते थे गोरखपुर। हाँ, आपके पास आ रहा हूँ प्रियंका जी, बहुत समय है। और त्रिपाठी जी बहुत इत्मीनान से हरशंकर तिवारी जी को, जिसको ये माफिया बता रहे हैं, एक कल्याण सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे पंडित हरशंकर तिवारी जी, कल्याण सिंह जी की सरकार। ये आलोक जी को पता नहीं होगा, और नहीं पता हो तो जानकारी कर ले। और रही माफियाओं की बात, मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ कि अरे मुख्तार से भी 2-4 लाइन बोल दीजिए साहब, मुख्तार अंसारी पर भी बोल दीजिए जरा सा। जिन बताइए ना जरा, मुख्तार अंसारी पर भी बताइए। चलिए आलोक जी बता दीजिए। आलोक जी हम आपके पास आएंगे, मुख्तार अंसारी। कीर्ति जी अपनी बात पूरी करें संक्षेप में। कीर्ति जिस तरीके से एक जाति वर्ग के अपराधियों को उत्तर प्रदेश में पाला पोसा गया, आपको याद होगा त्रिपाठी जी, बनारस के अंदर अजय सिंह सिपाही का घर गिराने गई थी पुलिस। अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, उसको बुलडोजर नहीं मिला। एक ठाकुर का घर गिराने के लिए बुलडोजर नहीं मिल पाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्या माफिया ब्रजेश सिंह का घर गिरा?
क्या सोनू सिंह मोनू सिंह का घर गिरा? क्या किसी छत्री माफिया का घर गिरा इस सरकार में? गिरा? चलिए कीर्ति जी, कहां क्या बुलडोजर है? चलिए कीर्ति जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। प्रियंका जी हमारे साथ है। कीर्ति जी एक मिनट। प्रियंका जी 10 मार्च को आप आ रही हैं, उधर वो दावा कर रहे हैं कि योगी है तो यकीन है, वो बोल रहे हैं मैं आ रहा हूं, आप भी पोस्टर कर रहे हैं कि 10 मार्च को कांग्रेस आ रही। थोड़ा सा इंटरेस्ट इसी बात का कि 7 से सीधे 200 आंकड़ा पार करेंगे एक साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, अपनी कोई उपलब्धि तो वो अभी तक गिना नहीं पाए। वो जो विपक्ष की भूमिका होती है उसकी तरह वो दूसरों की पार्टियों की कमियां अरे आपने देखा ही नहीं मोहतरमा, आपने देखा ही नहीं उपलब्धियों के बारे में। आलोक जी आप बात कर रहे हैं, शांत थी। हमें ना दिखाया। आलोक जी कृपा करके उनकी बात आ जाने दीजिए जी। हम नहीं देंगे आपको वोट। प्रियंका जी बोलिए। देखिए, हकीकत ये कि इनके पास बताए, इनके पास किए हुए कामों का कोई ब्यौरा नहीं है। इनसे पूछिए कि नौकरियां कितनी थी तो ये बोलेंगे इधर उधर बगले छाते थे। इनसे पूछा जाएगा कि आपने महिला सुरक्षा का जो बजट है वो कहाँ खर्च कर दिया, तो ये बदले जाते। इनसे पूछा जाएगा ये बेचारे जो योग के शिक्षक हैं जो पूरे 5 साल सड़कों पर धूल झोंकते रहे, उनके बारे में ये योग्यता उनकी तो शक करते रहे, वो बेचारे सड़कों पर जो है लाठी डंडे खाते रहे और यही नहीं समझ पाए ये बेचारे लोग हैं। तो ये इनके जो है हालात है। तो आप ये बताइए, किसान हमारा बेचारा। प्रियंका जी अपने पोस्टर के बारे में बताइए। प्रियंका जी जो आपने पोस्टर जारी किया 10 मार्च को आप आ रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं अपन। उनकी नाकामियों पे तो फिर बात कई बार हो चुकी है, आगे भी कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 10 मार्च को आप आ रहे हैं तो आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं? ये हमारी जो है जीत का कारण है, क्योंकि ये नाकाम सरकार है जी। और ऐसी नाकाम सरकार को अब जनता नहीं देखना चाहती। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे, झूठे जुमले देकर जनता को बरगलाया और जनता ने इन्हें बहुमत भी दिया। जनता ने इन्हें भरपूर प्यार दिया, भरपूर बहुमत दिया। इन्होंने बदले में जनता को क्या दिया? महंगाई जो है इस कदर दे दी कि कमर टूट गई आम आदमी। आप देखिए कि बेरोजगारी साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार है कि ये बातें करती है जाति कुंठल की, पर मित्रों की। आप देखें कि जो जिसका बैंक में खुद से कर्ज है वो बैंक में हिस्सेदारी लिए बैठा हुआ है, तो ये किसकी कृपा है? हजारों करोड़ की कंपनियां कौड़ियों के मोल में ही अपने मित्रों को दे देते हैं। अब ये बताइए, जो 3 बिल किसान के लेके आए थे, किसके लिए लेके आए थे? किसान को समझा नहीं पाए और पहले लोग बोलते रहे कि ये देश हित में लेकर आए, फिर ये समझा नहीं पाए कि भैया किसका देश है, देश हित के लिए लाए थे कि मित्रों के हित के लिए लाए थे। तो हकीकत देखें इनकी पार्टी की, और इनकी पार्टी के झूठ की वजह से ही जो है आज लोगों ने विश्वास जताना शुरू किया है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि सभी पार्टियों को देख चुके हैं। प्रियंका जी, समय आ गया है महिलाओं का। सामान्य तौर पे हमारे देश में द्विदलीय प्रणाली है, विपक्ष होता है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। तो अगर जनता इनसे नाराज है तो सपा को, जो विपक्ष में बैठे हैं, आप तो विपक्ष में भी नहीं बैठे हैं, विपक्ष का नेता उनके पास है, तो सपा पे जनता भरोसा करेगी कि सीधे आप पे करेगी कि 200 सीट ज्यादा बढ़ जाए? जो जनता है, जो आपकी ऑडियंस है, ये देख रही है ना। पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में था कौन? पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में आम आदमी के मुद्दे, व्यापारियों की हत्या हो या किसानों की हत्या हो या हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, बेरोजगारों की समस्या हो, हर समस्या में तो प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई थी। तो विपक्ष किसको आप मानते हैं? जो जनता की आवाज उठाएगा उसको विपक्ष मानते हैं, या फिर जो घरों में बैठे रहते हैं उनको आप विपक्ष मानते हैं? मतलब सपा के लोग घर में बैठे थे। अब राहुल गांधी जी कहाँ है आजकल? नहीं, राहुल गांधी जी कहाँ है इसकी तो चिंता है, और आपके मंत्री जी के पद पर क्यों बने हैं इसकी चिंता नहीं है। अरे पूछ रहा हूँ मैं, जानकारी लेना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी जी कहाँ है? चिंता है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है तो कहाँ पिकनिक मना रहे हैं वो? जरा सा आपने इतनी चिंता जाहिर कर दी, जो आपका चेहरा है वो कहाँ पे है? वो कहाँ चिंता जाहिर कर रहे हैं? वो कहाँ पिकनिक मना रहे हैं? अरे आप बताइए, हम तो जानकारी लेना चाह रहे हैं। आलोक जी वहाँ चेहरा प्रियंका जी है। चाह रहा हूँ, आपको पता होगा शायद। क्यों जानकारी दूं? आप हैं कौन? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था
नहीं ये आपने आपको बताया नहीं जानकारी कि दे, मैं जानकारी दूंगी। प्रियंका गांधी सर्वे कर रहा होगा, राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, सवाल पूछ राहुल गांधी जी पिकनिक मनाने गए, जरा ये भी देश को बता दीजिए। नहीं, राहुल गांधी जी क्या है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या है? आप बड़ी चिंता जाहिर आप कर रही हैं। आलोक जी उनकी बात आ जाने दीजिए। आलोक जी कुछ तो है, आलोक जी आपके राज्यों में जो चुनाव चल रहा है, आलोक जी आपके पास आ जाऊंगा फिर कोई से, सवाल का जवाब प्रियंका जी से सवाल हो जाए। प्रियंका जी, ये सब नाकामी अगर आप गिना करके, सिर्फ नाकामी, वही जो मैंने सवाल किया था पांडे जी से, वही सवाल आपसे है कि आपकी सकारात्मक सोच या उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर के आप कौन सी योजना लेकर के आई है जो आप सोच रही है कि 200 हम एक साथ जंप करेंगे? अभी 7 हैं, आप 207 पहुंच जाएंगी। देखिए, हमारा जो सीधा उद्देश्य है कि राजनीति को बेहतर बनाना है, इसके लिए हम लेकर आए हैं कि महिलाओं को भागीदारी करें। बस 2 ही चीजें। पूरा एक विधान, महिला विधान, हमने घोषणा पत्र, जिसको हम प्रतिज्ञा पत्र कहेंगे, वो हमने निकाला है, जिसमें महिलाओं को लेकर हमने अनेक तरह की घोषणाएं की हैं, जिनमें छोटे बच्चियों को जो एजुकेशन में है उनके लिए स्मार्टफोन है, स्कूटी है, जो एजेड महिला है उनके लिए पेंशन है, जो महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं उनके लिए सस्ती दरों पर, जो ब्याज दरों पर जो है पैसा दिया जाएगा उनको काम करने के लिए, और इसके साथ में जो स्वास्थ्य है इसको लेकर 10 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा, फ्री इलाज महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश ना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जी। और इसके साथ में 20 लाख रोजगार, सरकारी नौकरियों की बात करी गई है, जिसमें 8 लाख स्पेशली महिलाओं के लिए। पुलिस बल में 25% महिलाओं को जो है भागीदारी मिलेगी भर्तियों में। तो आप ये देखिए कि किस तरह से अभी तक जो पंचायत था उसमें महिला पंचायत करके जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था, अब महिला पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। तो गांव से लेकर शहरों तक, गरीब से लेकर अमीर तक, हर एज की, हर ग्रुप की, हर जाति की महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने की मुहिम छेड़ी गई है, जिसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये एक आंदोलन की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में, मैं तो समझती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी हमसे पूछ रही है कि इस राज्य में कब होगा, उस राज्य में कब होगा, तो आज वाकई में एक सवाल बन गया है। मैं कहती हूँ कि जैसे जनता में आशीर्वाद देगी ये पूरे देश में लागू होगा, 40 नहीं बल्कि 50% लागू होगा। तो और प्रियंका गांधी जी महिलाओं के राजनीति वोट के आधार पे आप बिल्कुल नई दिशा और दशा सुनिश्चित कर दी है। महिलाओं के वोट के आधार पे आप 200 सीटें जीत लेंगे। खैर ये तो आलोक जी के लिए चिंता का विषय है, निश्चित तौर पे पांडे जी के लिए भी चिंता का। आधी आबादी ये भाई साहब होगा, ये आधी आबादी को इतना कमजोर पूरा उत्तर प्रदेश ले लेंगे प्रियंका जी, पूरी आधी आबादी से। रवि जी, इस तरह के जब चुनाव होते हैं तो तरह तरह के पोस्टर होते हैं, कहीं भी राज्य में हो, थोड़ा सा सोशल मीडिया में भी दूसरी तरह के पोस्टर, हंसी मजाक वाले पोस्टर, हंसी मजाक वाले वीडियोस डाले जाते हैं। इसका कितना असर पड़ता है जनता के बीच में? आ रहा हूं, यकीन है, 10 मार्च को मेरी सरकार, इस तरह के अलग अलग पोस्टर, इसका कितना असर पड़ता है जनता पे? देखिए त्रिपाठी जी, हालांकि जनता बहुत समझदार है और वो तमाम राजनीतिक दलों को भी अच्छी तरीके से जानती है और उनके जो वादे हैं उनको भी जानती है। जो पोस्टर में भी वादे ही होते हैं, एक तरह से दावा होता है। तो सबसे पहले तो मैं इन पोस्टर बार का स्वागत करूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि अगर कोरोना की जो लहर है उसको देखते हुए अगर ये कवायद आगे और 1.5 महीने भी जारी रहती है तो निश्चित तौर पर आप पोस्टर का सहारा लीजिए, संचार माध्यमों को सहारा लीजिए। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, कम से कम उस तरह की पुनरावृत्ति इन चुनावों में देखने को ना मिले तो वो जनता पर काफी मेहरबानी होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है और आगे भी वो समीक्षा की बात कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये अगर पोस्टर बाहर से शुरुआत हुई है तो पहले मैं तो स्वागत करना चाहूंगा कि इस तरह के अगर वर्चुअल माध्यम से भी अगर आप प्रचार करते हैं तो वो ज्यादा हितकारी होगा जनता के हिसाब से। जहां तक जनता पर इसके प्रभाव की बात है तो देखिए, मतदाता जो है वो तमाम विकास के मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई लैपटॉप बांटने की बात कर रहा है, कोई बिजली फ्री देने की बात कर रहा है, कोई महिलाओं को 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात कर रहा है, लेकिन विकास से जुड़े मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा है। इस पूरे चुनाव में आप देखिए, हालांकि ये बहुत बड़ी विडंबना है भारतीय लोकतंत्र की कि चुनाव में बच्चों को लेकर कोई बात नहीं करता। जो बच्चे कल के भावी नागरिक है, क्योंकि बच्चे वोट नहीं देते इसलिए उनकी कोई बात नहीं होती। तो ये एक विडंबना है त्रिपाठी जी, और विकास के मुद्दों पर भी लोग बात नहीं करते हैं। इस तरह के दावे में आ रहा हूं, आंधी है, तूफान है, तो ये तमाम बातें हैं, दावे हैं और दावों का निश्चित तौर पर जनता समझदार है, वो मतदाता जानता है कि किसको वोट देना है। जी आलोक जी, भाई चिंता का विषय है भाई। सपा तो खैर
मुख्य विपक्षी दल है वो दावा करेगी, लेकिन प्रियंका जी का दावा बड़ा जबरदस्त है, सीधे 207, हो सकता है ऊपर भी हो जाए। ऐसी स्थिति में आपके विकास, जो आपने कहा, उन्होंने सवाल भी उठाया कि अपना आपने क्या किया, कोई अच्छी योजना की हो जिसका परिणाम निकला हो, कोई बड़े काम किए हो। पांडे जी ने कह दिया कि जिस स्टेडियम को सपा सरकार ने बनाया वहीं आप सभा करते आ रहे हैं, आपने कोई स्टेडियम तक नहीं बनाया। बाकी और बहुत सारे आरोप हैं। और प्रियंका जी तो कह रही हैं कि आधी, प्रियंका गांधी जी हो चाहे प्रियंका गुप्ता जी हो, कह रही हैं कि आधी आबादी के दम पे वो 200 सीट ले आएंगी। यही कहूंगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अरे नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 3 दशकों से कांग्रेस कहीं उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ी। हालात ये हो गए कि राहुल गांधी जी को भी अपना अमेठी क्षेत्र जो है, अमेठी इलाका जो है छोड़ के जाना पड़ा। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी का भी कैरियर 2022 में खत्म होने जा रहा उत्तर प्रदेश में। तो पहले अपनी पार्टी को संभाल लें, थोड़ा संगठन खड़ा कर लें, थोड़ा लोगों के बीच जाना शुरू कर दें। जब लोगों का मुश्किल वक्त हो, उनके बीच जाए, उनका दर्द समझें, सबको साथ लेकर के चलने की बात नहीं होनी चाहिए, हकीकत पे दिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच जाकर के काम किया। जब मुश्किल वक्त था, कोविड का वक्त था, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी, मैंने आलोक जी से भी अनुरोध किया था कि जब आप अपनी बात कर रही थी तो उनसे भी मैंने अनुरोध किया था कि टीका टिप्पणी न होगी। बात जरा कम करिए, लोगों की, जनता की बात ज्यादा सुनिए। हकीकत का प्रियंका जी, एक एक करके प्रियंका जी, अगर इस तरह टीका टिप्पणी होगी तो बीच में डिस्कशन नहीं हो पाएगा। एक आलोक जी की बात आ जाए, मैं फिर प्रियंका जी आपको समझ दूंगा। अपनी उपलब्धियां गिनवाई है ना प्रियंका जी, कमियां गिना के तो आपने पूरा साथ। प्रियंका जी बात आ जाए उनकी, कम से कम अपनी उपलब्धियां गिनाई। भाई उनका समय है। पहले आपको आईना तो दिखा दो। मन की बात सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। नहीं प्रियंका जी, आपने अपनी बात कही, उन्होंने सुनी तो लीजिए पहले भाई, उन्होंने सुनी। पार्टी है, कोई विपक्ष थोड़ी ना है कि दूसरी पार्टियों की बुराई कर करके जो है अपने 5 साल। अरे भाई प्रियंका जी, आवाज भी म्यूट कर दीजिए। आप अपनी बात कर रही थी तो आप सुन रहे थे सब। आवाज बुलंद करने के लिए दूसरों की आवाज म्यूट करने की क्या जरूरत है? अरे भाई प्रियंका जी, सत्ता में है, प्रियंका जी, टाइम मिलता है। अरे आपका समय था तब वो नहीं बोले, उनको मैंने खुद अनुरोध किया था उनसे कि आप उनकी बात सुन लीजिए। अब आप उपलब्धियां गिनाए ना। हाँ तो आप, अरे वो कुछ भी कहे, विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए हैं भाई। आप इनको पूरा मौका दे दीजिए, पूरी बातें बोलने। प्रियंका जी, मैंने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करके कब तक जो है अपने आप को। अरे भाई आप जब आपका समय आएगा तो आप सारी बातें कर दीजिए। कहाँ कर रहा हूँ? उपलब्धियां भी गिला दें क्या? कुछ भी नहीं है इनके पास गिनाने। अरे प्रियंका रे, उपलब्धियां भी, अरे सुनिए, वहाँ पर भी नहीं सुन पाएंगी आप। नौकरियां कितनी दी आप बड़ी बेकरार हैं, आप सुन नहीं पाएंगी, हकीकत का आईना देख नहीं पाएंगी। आप हकीकत का आईना देख नहीं पाएंगी। जरा म्यूट होइए तो मैं अपनी बात बताऊं, आपकी सारी बातों का जवाब तो अगर ऐसा करेगा तो मैं जवाब दूंगा। जरा ठहर जाइए, जरा आप रुक जाइए। तो उनके जब आपका समय आएगा तो आप बता दीजिएगा कि इन्होंने एक भी उपलब्धि नहीं गिनाई, उनको बात आ जाने दीजिए, फिर हम आपके पास आते हैं। प्रियंका जी, आप थोड़ा सा 1 मिनट धैर्य रख लीजिए। उनका आलोक जी बोलिए। थोड़ी आपको भी मैं आईना थोड़ा सा दिखा रहा था, देख लेना चाहिए। हकीकत का आईना हर आदमी को देखना चाहिए, हर पार्टी को देखना चाहिए। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसको भी देखिए। दूसरी चीज, आपने विकास की बात कही। अरे अब आप सुन लीजिए ना, फिर आप आ गई, फिर बीच में आ गई। जनता तो 3 दशकों से आपको बता रही है, 3 दशकों से आपने देखा नहीं क्या? लोकसभा में आपके राहुल गांधी जी का हाल क्या हुआ आपको पता नहीं है क्या? नाम बदलने और रंग बदलने की आप जानते नहीं है, देख नहीं रही है, प्रियंका जी। इस तरह में बहस कैसे होगी? अगर देखिए, पांडे जी बैठे हुए हैं, प्रियंका जी, पांडे जी बैठे हुए हैं, वो टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप अपने अपने समय का इंतजार करिए ना, आप अपनी बात पूरी रखिएगा। इन्होंने जो गलत कहा उसको पूरा सामने रखिएगा जनता में। ना आप सुन पाएंगी, ना आलोक जी सुन पाएंगे, न मैं और ना ही जनता, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं। तो इसलिए अपनी अपनी बात देखिए। आप भी बहुत दूर बैठी हैं, आलोक जी बहुत दूर बैठे हैं, कीर्ति जी बहुत दूर बैठे हैं। तो ऐसे में अगर स्टूडियो में एक साथ बैठे होते तो टीका टिप्पणी चल सकती थी। इसलिए उनकी बात आ जाए, मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी। जी आलोक जी। प्रियंका
प्रियंका जी सुनना, कोई मैं आपकी तारीफ तो करूंगा नहीं, जो हकीकत है वो तो मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी उपलब्धि गिना दीजिए वालों की, आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन बाकी दुनिया तो आपको बताएगी। उपलब्धियां हम लगातार बताते रहे, जब भी प्रियंका जी बहस में हमारे साथ शामिल रही है हर बार बताया है हमने। 2017 के पहले की तस्वीर क्या थी, 2017 के बाद क्या हुआ, कितने जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहले थे, कितने अब हुए, कितनी सड़कें जो एक्सप्रेसवे पहले थी 2017 के पहले, प्रियंका जी भी जानती होंगी क्या हुआ। अगर वो पूर्वांचल और अवध से बिलोंग करती हैं और कभी गई होंगी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जरूर गई होंगी। दूसरे इलाके में गंगा एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, करीब करीब पूरी उसका शिलान्यास हो चुका है, चीजें आगे बढ़ेंगी, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। एक दूसरा इलाका बुंदेलखंड का इलाका, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, 85% काम पूरा हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको काम नहीं कहती तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी चीज, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध कम, आपने कई बार जिक्र किया इसका। सारे जो बड़े माफिया थे जिनका भी आप नाम जानती थे, उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए, बाहर का रास्ता उन्होंने लिया। किस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में अपराध को काबू पाया और उसका नतीजा क्या हुआ कि यहाँ बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो हमने जो काम किया, हमने थोड़ा धैर्य रखिए, प्रियंका जी धैर्य रखिए थोड़ा सा। वजह से है इकोनॉमी अगर आप दूसरे नंबर पर है। प्रियंका जी जब आपका समय आएगा बोलिएगा, देखिए जनता भी धैर्य का इंतजार करती है। हम दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद। जी आलोक जी थोड़ा संक्षेप में है कि प्रियंका जी जरा तो गौर से देखिए, हमने लगातार काम किया। 2014 में हम बेवजह तो नहीं जीते होंगे, 2017 में तो हम बेवजह नहीं जीते होंगे, 2019 में बेवजह तो नहीं जीते होंगे। उत्तर प्रदेश में किसका गठबंधन हुआ 2017 में? समाजवादी गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ। प्रियंका जी मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, बसपा के साथ गठबंधन हुआ था। प्रियंका जी मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका समय आएगा, आप अपनी बात रखिएगा। मैंने आपको समझाया भी कि आप लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, इस तरह में आवाज गूंज रही, जनता तक नहीं जा रही है। आप अपनी बात जो कहना चाह रही है वो भी नहीं जा रही है, इसलिए कृपया करके आप धैर्य रखिए। मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं, बाद में जाऊंगा पांडे जी के पास। जी आलोक जी थोड़ा संक्षेप में। मुझे नहीं, आप प्रियंका जी को दे दीजिए समय, उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर वो हकीकत देखना चाहती हैं, हकीकत का आईना देखना चाहती हैं, तो 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती रही है। कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ हो, किसी भी तरीके से कोई भी जात जमात की, आलोक जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता आलोक जी आपसे अनुरोध है, आप इनको प्रियंका जी को बोलने दीजिए। प्रियंका जी बोलिए, न हम टिकट टिप्पणी करेंगे, न पांडे जी करेंगे, न आलोक जी करेंगे, आप अपनी पूरी बात कहिए। आपसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि थोड़ा सा रुक जाइए, उनकी बात आ जाए, आप अपनी बात रखिएगा। इसी तरह सरकार बनाएंगे आप उत्तर प्रदेश में? नहीं, सरकार बनाने के लिए तो ये खुद ही हमें मौका दे रहे हैं, क्योंकि नहीं, आप अगर थोड़ा सा मर्यादा के साथ जनता के सामने आप अपील करने जाएंगे, जबरदस्ती कहेंगे जनता को कि वोट दीजिए। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि उनकी बात आ जाए, आपके पास आऊंगा। जनता के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं, जनता के साथ तो ये जबरदस्ती तो फिर आप चलिए, आप कह लीजिए, आप बात कर लीजिए पूरी। कर रहे हैं और जनता को दिख भी रहा। इन्होंने कहा कि हम गरीबी कम करेंगे, उसके बाद आप हालत देखिए कि आज इनकी नौबत आ गई है, फ्री राशन बांटना पड़ रहा है। कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के साथ अगर अपराध के केसेस देखिए, ये सब आप कह चुकी है, कितनी बार कहेंगी? ये सब आरोप लगा चुकी है आप, देखिए ये आरोप आप लगा चुकी है। अरे तो ये आरोप कहाँ चले जाएंगे? ये तो कितनी बार उसको दोहराएंगे भाई, कितनी बार दोहराएंगे? इसके पहले आप ये चीज कह चुकी है। जब आप हम तो दोहराते रहेंगे, हमारा काम है, हम जनता तो बीच में मतलब न आलोक जी बोले, न कीर्ति निधि पांडे जी बोले, धार में बोलते रहेंगे, उनकी कोई बात ही नहीं काटेगा तो क्या मतलब? कोई प्रचार के साथ थोड़ी चल रहा है। तो आप अपने तर्क के साथ रखिए ना, तर्क के साथ बात काटिए। नहीं, मेरे तर्क ही के साथ में बात काट रही हूँ। अच्छा, तो लग रहा है कि मेरे तर्क नहीं, बता दीजिए पिछले 5 सालों का आंकड़ा कि कितना अपराध बढ़ गया महिला में, बता दीजिए। तो बता तो रही हूँ कि 30% तो पिछले साल से इस साल बढ़ गया। 2020 में और 2021 में जो डिफरेंस था वो 30% बढ़ा हुआ है। 15,828 केसेज हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, और टोटल केसेज जो महिला आयोग की रिपोर्ट है उसमें 31,000 केस है। तो आप खुद बता दीजिए ना। हाँ, आप बताइए कि पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा हत्याएं कहाँ होती हैं? उत्तर प्रदेश में होती हैं। व्यापारियों की हत्या बस हो गया, आप बता चुके ना।
कानून व्यवस्था पे आप आ गए, हम पोस्टर की बात कर रहे हैं। जी आलोक जी, फिर पांडे जी बैठे। अब आप आलोक जी से ही बात कर ले प्लीज। जी जी आलोक जी, आलोक जी मेरी आवाज आ रही? मुझे लगता है कि प्रियंका जी आपकी आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है कि प्रियंका जी अगर उत्तर प्रदेश की मैं आपको याद दिला दूं आलोक जी, समझ में आएगा। पांडे जी आप दोनों लोगों से कह दूं, ये इस तरह से सरकार बनाएगी कांग्रेस जो अपनी बात बहस नहीं करने दे रही थी और बहस करने के बाद टीका टिप्पणी कर रही थी, वो फोन काट करके चली गई, अपनी बात बहस पूरी बिगाड़ करके। इस तरह से कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी आलोक जी, आप हमारे साथ सिर्फ सपा प्रवक्ता है, आप उनकी बात करिए। नहीं, कांग्रेस के पास कहने के लिए कभी कुछ नहीं रहा है। तमाशे के अलावा उनके पास कभी कभी खाट, मुझे तो याद आता है कि जब इलेक्शन, पिछली बार का इलेक्शन था 2016 में, तो राहुल गांधी जी खाट सभा कर रहे थे, वो भी एक तमाशा था। और तमाशे के बाद जब अखिलेश यादव जी के साथ उनका गठबंधन हुआ, तो प्रियंका जी अच्छी तरीके से जानती है किस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आई थी, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दी थी। लगातार उत्तर प्रदेश की जनता किसको चुन रही है, किसके साथ खड़ी है, वो प्रियंका जी भी जानती है और हमारे साथी कीर्ति भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसकी वजह यह है, इसलिए खड़ी है उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि हम लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, उसके दुख सुख में हम खड़े हैं। कोविड का वक्त कठिन था, अभी प्रियंका जी कह रही थी हमने मुफ्त राशन दिया। हाँ, हमने मुफ्त राशन दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को इसकी जरूरत थी। जो लोग अपना रोजगार छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आए थे, उनकी परवाह करना, उनके लिए कुछ करना, ये हमारा दायित्व था, वो हमने किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लोगों के साथ काम किया है, लोगों के साथ जुड़े हैं, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और 2022 का जब इलेक्शन आएगा, 10 मार्च को जब नतीजा आएगा, तो आप फिर से एक बार देखेंगे त्रिपाठी जी कि एक बार फिर से बुलंद तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। चलिए हमारे साथ कीर्ति जी है। ये आप भी जानते हैं, ये थोड़ा मीडिया क्या निष्पक्ष रहना चाहता है, मीडिया निष्पक्ष रहता है, इसलिए कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में, आप भी जानते हैं, पांडे जी जानते हैं, जो समाज वहां का जो समीकरण है उसके अनुसार कांग्रेस कहां खड़ी है हम लोगों को भी मालूम है। लेकिन हम लोग सब पार्टियों को प्रतिनिधित्व देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह कांग्रेस करेगी तो धीरे धीरे मीडिया भी उनसे दूर होता जाएगा। जी पांडे जी। देखिए त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी तो डिबेट छोड़ के चली गई जी। जब ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी करती है कि प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देंगे, तो एक सवाल है बेटियों के मन में जी। और बेटियां जानना चाहती है कि जो पंजाब की बेटियों ने, महिलाओं ने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को, क्या कोई अपराध किया? जी। राजस्थान की जो बेटियों और महिलाओं ने वोट दिया, क्या कोई अपराध हो गया उनसे? जी। वहां की बेटियों और महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है? जिन राज्यों, छत्तीसगढ़ भी है साहब, छत्तीसगढ़ भी है जी, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश था जहां इनके एमएलए भी गए तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया जी। कर्नाटका में थे जहां भी कांग्रेस के एमएलए भी गए, भाजपा ने सरकार बना लिया। लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां की बेटियों और महिलाओं को क्यों नहीं हिस्सेदारी दे रहे हैं? क्यों नहीं वहां की बेटियों को स्कूटी दे रहे हैं? क्या वहां की बेटी लड़ नहीं सकती? कांग्रेस का तर्क यह है कि प्रियंका जी कर रही है, प्रियंका जी सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। प्रियंका राष्ट्रीय महासचिव है जी कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए पांडे जी, आप तो उसकी जब, इसलिए उनके ऊपर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। चलिए उनका कोई भरोसा नहीं करेगा। आपके साथ तो आलोक जी बैठे हैं, आलोक जी कह रहे हैं कि माफिया राज चलता है आपके समय। मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र करता हूं जी। जिस कानून व्यवस्था की बात आलोक जी कर रहे हैं जी। हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों को बचा रहे थे हाथरस में, ये पूरा उत्तर प्रदेश देखा है जी। जिस तरीके से लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी गाड़ियों से एक साजिश के तहत किसानों को कुचल देता है, पूरा उत्तर प्रदेश देखता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक व्यापारी को थानेदार पीट के मार डालता है, इसको पूरा उत्तर प्रदेश देखता है। गोरखपुर में ही अंकुर शुक्ला की हत्या हुई, उनके पिता अपने दरवाजे पे महेंद्रनाथ शुक्ला ने लिखा कि मैं अपराधियों के डर से पलायन करने को तैयार हूं, मेरा घर कोई खरीदना चाहे तो संपर्क करे, ये उनके दरवाजे पे लिखा। और जिस तरीके से उन्नाव के अंदर पंचायत चुनाव में
सीडीओ ने एक पत्रकार को थप्पड़ मारा, क्या सीडीओ का घर गिरा? जिस तरीके से इन लोगों ने दुशासन महाभारत काल की याद दिला दी, जिस तरीके से महिला का चीरहरण कर रहे थे पंचायत के चुनाव में, क्या इन्हें आलोक जी महाभारत काल की याद दिला दिया? जी ये तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश की जनता देखी है, बखूबी जानती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की भूमिका को भी देखी है जी। और अभी आलोक जी इतनी लंबी लंबी बात की, लेकिन बेटियों की कोई योजना बता नहीं पाए। जैसे हम लोग बताते हैं कन्या विद्याधन दिए, लैपटॉप दिया, हाई स्कूल पास बेटियों को 20,000 रुपया दिया आगे पढ़ने के लिए। ये बेटियों की कोई योजना नहीं बता पाते, ये नौजवानों की कोई योजना नहीं बता पाते। ये बहस शुरू करते हैं, फिर काशी मथुरा अयोध्या राम रहमान हिंदू मुसलमान तक आकर के डिबेट को समाप्त करते हैं। इनको योजना बतानी चाहिए अपनी, कौन सी योजना है जो जनता के लिए लाए। चल पूछ लें क्या उनसे, अगर आप कहें तो पूछ लेते हैं। बिल्कुल पूछना चाहिए आलोक जी हम नहीं पूछ रहे हैं, सपा पूछ रहे हैं। योजना लड़कियों के लिए कोई योजना बता दीजिए। भाई की बात बताइए, यहाँ पर सबसे अहम बात करेंगे, बहुत लंबी है, बहुत लंबा उन्होंने कई जगहों का जिक्र किया जहां अपराध हुए, लेकिन कीर्ति भाई ये बताना भूल गए कि जो उसके पीछे थे उनको किस तरीके की सजा मिली। कीर्ति भाई बता नहीं पाएंगे कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से दंगा कराया गया, जब आपका शासन था, किस तरीके से 400 साढ़े 400 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, आप नहीं बता पाएंगे। जब मथुरा में वंचित पुलिस अधिकारियों को जवाहर, अब सुन लीजिए, जवाहर बाग में, मथुरा में जवाहर बाग में जब वंचित पुलिस अधिकारियों को भूल के मार डाला गया, और उसके पीछे कौन थे, सफाई का कौन सा चेहरा था, उसके बारे में जरा बताइए ना। गायत्री प्रजापति सत्ता सदन में जब व्यभिचार कर रहा था और उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर किसका हाथ था, जरा ये भी बता दीजिए। आप चित्र के मित्रों की भी बात बता दीजिए, चित्र का मित्र कौन है, ये भी बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि कीर्ति जी जरा हकीकत देखिए, आईना देखिए, हकीकत देखिए, आईना देखिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरीके से आपके मुखिया सैफई के परिवार के चाचा, भतीजा, बेटे जो कुछ करते थे उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में भी बताइए। किसको सजा मिली? आप दोनों लोग मथुरा में किसको सजा मिली? मुजफ्फरनगर में क्या कुछ हुआ? समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अपने एक बिंदु पे आप दोनों लोग बातें रख लें। आलोक जी समय भी समाप्त हो रहा है। पहले आलोक जी आप कह लीजिए, फिर या कीर्ति जी आप अपना आरोप और लगा लीजिए, फिर आलोक जी से उत्तर ले लेते हैं। आपके और क्या आरोप है कीर्ति जी? कीर्ति जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। आप एक बार फिर अपने लगता है आलोक जी अंत में आप ही को उत्तर देना है। कीर्ति जी संक्षेप में, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। आप कोई एक दो आरोप जो है कि जो गंभीर आरोप आप समझते हो वो आलोक जी से पूछ लीजिए। आरोप बहुत है और जनता जानती है। जनता इनको 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो इनको जवाब जनता देगी। चलिए आलोक जी, जनता जवाब देगी। आलोक जी मेरी आवाज आ रही? मैं तो समाजवादी पार्टी से और अखिलेश जी से मुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आलोक जी। मैं तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी से ये कहना चाहता हूँ जी कि तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है जी, तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है। हाथ रख लेती है कानों पर तेरे नाम के साथ। कौन नहीं जानता कि 2012 से 17 के बीच में और उसके पहले भी जब समाजवादी पार्टी की गाड़ी में झंडे लगे, गाड़ी में कोई बैठता था तो जो कहा जाता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा कोई गुंडा। ये तो अभी गढ़ा है आपने, ये नारा अभी गढ़ा है आपने। समाजवादी पार्टी के झंडे हमने नहीं गढ़ा साहब। कोई आरोप है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा जानता था, पूरा उत्तर प्रदेश जानता था कि गायत्री प्रजापति के बंगले में क्या कुछ होता था। पूरा उत्तर प्रदेश ज्यादा अपराधी अरे भारतीय जनता पार्टी में है। 2012 से 17 के बीच सबसे ज्यादा दागी मेले, अपराधी के मेले भारतीय जनता पार्टी में जानते थे। मैं भी पत्रकार था 2012 से 17 के बीच में। मैं तो हकीकत जानता हूँ कि किस तरीके से आपके समय में काम होता था,
किस तरीके से एक चाचा पूरे एक इलाके को देखते थे और किस तरीके से देखते थे, पैसे गिनते थे, किस तरीके से छात्री प्रजापत के बगले में किस तरीके से व्यभिचार होता था, भ्रष्टाचार होता था, आप भी जानते हैं। आलोक जी हमारा समय समाप्त हो गया है। आलोक जी पांडे जी हमारा समय समाप्त हो गया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रवि अवस्थी जी हैं। इस पूरे मुद्दे में रवि जी क्या मुद्दा लगता है आपको हावी रहेगा? विकास पांडे समय समाप्त हो गया है। हमारे साथ रवि अवस्थी जी हैं। विकास मुद्दा हावी रहेगा या सांप्रदायिकता वाला मुद्दा हावी रहेगा या लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में तैर रहे हैं। क्या लगता है रवि जी? देखिए त्रिपाठी जी, अभी तो आगाज है और 5 मार्च तक जो है वो अंजाम देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जहाँ तक मुद्दे की बात है तो जिस तरह के पोस्टर अभी तक सामने आए हैं, चाहे वो भगवाधारी वाला मामला हो या दूसरे हो, तो निश्चित तौर पर जो बात आपने जो संकेत आपने दिए वो मुझे लगता है कि इस चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी अच्छी बहस के लिए, और कीर्ति जी आपका फिर मिलते रहेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लोग शुभकामनाएं हमारी। तो बीजेपी हो या सपा या फिर बसपा और कांग्रेस, सभी उत्तर प्रदेश के सत्ता संग्राम को जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जीतेगा तो कोई एक ही। ऐसे में 3 दलों के दावे निश्चित तौर पर खोखले साबित होंगे। खैर, बीजेपी और सपा का वर्तमान परिस्थितियों के लिहाज से जीत का दावा ज्यादा प्रभावी नजर आता है, लेकिन कांग्रेस के साथ ही बसपा ने पोस्टर जारी कर 10 मार्च को अपनी सरकार आने का जो दम भरा है उसमें शायद हमारे साथ ही जनता को ज्यादा दम नजर नहीं आता। खैर, वाकई क्या होता है ये तो चुनाव संपन्न होने के बाद 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हुई है उसमें आगे किस तरह के वार पलटवार होते हैं, क्या क्या नारे गढ़े जाते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में तय। नमस्कार।